करण कीर्ति शर्मा, एक बार फिर स्वागत है। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है इस चैनल पे। बीच में हम लोग काफी बिजी भी रहे। अब जो करंट इशू है वो ये है कि राहुल गांधी लंदन गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टूडेंट्स को या फैकल्टी को एड्रेस किया। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनके प्रीमाइसेस को यूज करके एक सेलेक्ट ऑडियंस को उन्होंने एड्रेस किया। तो जो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि उनको जो इनविटेशन गया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से था, या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से था। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सवाल ये पैदा होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन मैं इसके साथ ही आपके लिए डाल रहा हूं वो ये कि आफ्टर ऑल उन्होंने ओवरऑल क्या बोला वहां पे, और क्या इंप्रेशन इंडिया के बारे में जनरली लोगों ने लिया। सो ओवर टू यू कर्ण कीर्ति शर्मा। गुड आफ्टरनून सर। सर, अगर आप भारत की मीडिया न्यूज़पेपर्स को देखें तो यहाँ पर ऐसा पब्लिश किया गया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस किया, जबकि ये सच नहीं है। एक वहां के अपोजिशन पार्टी के एक एमपी है वीरेंद्र शर्मा, जिन्होंने कि राहुल गांधी को इनवाइट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कॉमन रूम है उसका इस्तेमाल करते हुए, और उसमें कुछ ब्रिटिश के पार्लियामेंट के एमपी थे और बहुत सारे करीब 90 गेस्ट थे जो कि बाकी अलग अलग फील्ड से आ रहे थे। तो उन्होंने किसी भी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस नहीं किया, एक कॉमन लोगों को एड्रेस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। तो अगर आप इसको एड्रेस देखो, उनका मेन थ्रस्ट ये था कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और भारत में अपोजिशन के जो नेता हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता। खास तौर पर उन्होंने एक फॉल्टी माइक का इस्तेमाल करते हुए बोला कि ये माइक तो खराब है, लेकिन भारत के पार्लियामेंट के माइक तो ठीक है, लेकिन वो माइक में आवाज नहीं आती जब ब्रिटिश पार्लियामेंट, जब अपोजिशन पार्टी के एमपी बोलना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप देखो, मतलब ये एक ऐसी बात थी जिसको कि सुन के हंसी आती है। और जो भारत के राज्यसभा के उपसभापति है, उन्होंने, जो कि विपक्षी पार्टी से आते हैं, उन्होंने खुल के बोला कि उन्होंने 9 साल में तो ऐसा कभी देखा नहीं कि किसी अपोजिशन पार्टी के एमपी में आवाज के माइक में आवाज ना आ रही है। दूसरा, उन्होंने बोला कि जी यहाँ पर किसी भी मुद्दे पे, खास तौर पे उन्होंने 3-4 मुद्दों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की बात की, जीएसटी की बात की और चाइना के इन्वेजन की बात की, कि इन मुद्दों पर उनको आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने इसी में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी बोला। उन्होंने बोला कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि भारत के लोगों को बोलने की आजादी मिल जाए। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेटली वो एक भारत को फासिस्ट देश की तरह दिखाना चाहते हैं, जहां पर की मोदी सरकार ने एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रखा है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, तो ओवरऑल इंप्रेशन क्या पड़ता है इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में? आप बाहर जाके बोले कि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो फाल्टी है, खत्म हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो फॉरेनर्स हैं, स्पेशली जो फॉरेन एजेंसीज हैं, मैं कई बार ये बात कहता हूं कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो इस बात में इंटरेस्टेड रहता है कि इंडिया डीस्टेबलाइज्ड ही रहे, जिससे वो प्रोग्रेस ना कर पाए, दैट गोल्डी लॉक प्रिंसिपल। तो आपको क्या लगता है, ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये राहुल गांधी को यूज कर रहा है इंडिया को या मोदी गवर्नमेंट को अनईजी करने के लिए, या ये इंश्योर करने के लिए कि मोदी गवर्नमेंट लगी रहे उल्टे सीधे कामों में, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर फोकस ना कर पाए और इंडिया प्रोग्रेस ना कर पाए? ऐसा कुछ आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स या वेस्टर्न ब्लॉक राहुल गांधी को यूज कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखो सर, इसमें दोनों का मुद्दा कुछ हद तक इन्वॉल्व है। राहुल गांधी का क्या मुद्दा है कि राहुल गांधी की पार्टी पिछले 10 साल में बहुत ही बुरी तरह से हार झेल रही है, न केवल लोकसभा के चुनावों में, अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो नहीं चाहता कि भारत एक दमदार तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में संसार में उभरे, जो कि भारत ऑलरेडी उभर चुका है, उसको अब रोक नहीं सकते। अगर आप देखो तो मोदी के अंतर्गत जो भारत है, इसने बहुत दिनों पहले विदेशी लोगों की बातें सुनना छोड़ दिया। विदेशी सरकारों की बात मान लो, आप विदेशी लोगों की बात मान लो। मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। अगर आप देखो, जब भारत को S-400 की जरूरत थी, यूएस धमकी देता था कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, फिर भी भारत ने खरीदा, भारत ने उसके पीछे नहीं हटा।
फिर अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा पाए। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो कि जो रूस से तेल खरीदने की बात है उसका कितना विरोध किया गया अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बाद, लेकिन जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने हर एक जगह जाकर, उन्होंने अमेरिका में जाकर, उन्होंने यूरोप में जाकर खुलकर बोला कि ये भारत की जरूरत है और जो भारत को अपनी जरूरत के लिए सही लगेगा वो भारत करेगा। उसको कोई विदेशी देश नहीं समझा सकता या उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस तरीके से करो। तो जो विदेशी शक्तियां हैं उनको दिख रहा है कि जिस तरह से भारत देश तरक्की कर रहा है इकोनॉमिक फील्ड में, अपनी डिफेंस को मजबूत करने के फील्ड में, और दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपना रिलेशंस बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? उनको हर तरह की का सहयोग देकर। उनको अगर कोरोना वैक्सीन की जरूरत थी तो कोरोना वैक्सीन दी। कई सारे देशों में अभी आपने देखा होगा कि जो तुर्की भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रखता, फिर भी जब वहां पर भूकंप आया तो भारत सबसे पहला देश था जिसने अपनी सहायता वहां पर भेजी और एक पूरे का पूरा हॉस्पिटल वहां पर स्टैब्लिश किया। और इससे तुर्की के लोगों में, तुर्की की मीडिया में काफी हद तक भारत की प्रशंसा हुई कि भाई भारत ने इतना तत्परता के साथ सहायता की। तो ये सब जो ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है भारत में, वो एक मुश्किल में डालता है अमेरिका को और यूरोपियन ब्लॉक्स को, जो ये समझते हैं कि जी पूरी दुनिया को हम ही चलाएंगे। अभी तक देखो तो दो देश ऐसे हैं जो कि इस ब्लॉक की बात नहीं मानते, एक रशिया है और एक चाइना है। अब तीसरा देश अगर इस श्रेणी में हम देखें तो जो भारत डेवलप हो रहा है, लेकिन भारत इस तरीके से ना चीन के साथ है ना रशिया के साथ है। भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके ग्रो कर रहा है। ओके, फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपने बात कही तो एक स्टूडेंट ने एक्चुअली सवाल पूछा राहुल गांधी से। उसने कहा कि नॉन अलाइन मूवमेंट आपके प्रोबली ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जी के टाइम पे शुरू हुआ था, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी इसके बारे में क्या कहती है, क्या आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहोगे? आप विश्वास नहीं करोगे, राहुल गांधी का जो जवाब था एक्चुअली वो जवाब इसके अलावा सब कुछ था। अच्छा, एक दूसरा इंडिविजुअल था, उसने कहा कि मैं नेहरू जी के टाइम से कांग्रेस का फैन हूं और मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे जो भी कह रहे हो उसकी वजह से इंडिया की इमेज में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप इसको कितना रियलाइज करते हो। चलो ये तो एक बात होगी, कांग्रेसी तो कोशिश कर रहे हैं इंडिया में ये दिखाने की कि राहुल गांधी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन्वाइट किया जैसे किसी हेड ऑफ द स्टेट को इन्वाइट करते हैं और उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी, तो हमें भी इंडिया में उनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। पर आपको क्या लगता है इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये राहुल गांधी वहाँ पे क्या क्या बोल के आया है कि डेमोक्रेसी भी गड़बड़ है, माइक भी काम नहीं करते, और मोदी जी तो इन एनी केस किसी डाइसेंटिंग वॉइस को सुनते ही नहीं। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या इंप्रेशन पड़ा इसका? ये भारत जोड़ो यात्रा जो करके आए, 3000 किलोमीटर घूम के आए, इतना पसीना भी बहा, कुछ तो खैर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा उसका, तो सारा का सारा इम्पैक्ट क्या एक ही ट्रिप में उन्होंने लंदन में जाके और पूरा बराबर कर दिया? व्हाट यू से अबाउट इट? आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर कि जितना राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही वो अपने आप को भारत की कॉमन पब्लिक से दूर करते हैं। अगर आप देखो भारत वहां पर जाकर उन्होंने एक आरएसएस के बारे में एक अपने बयान दिया, बोला कि आरएसएस एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी तुलना उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड से की, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। आज बहुत सारे देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। अब वो बताए देश की जनता को कि आरएसएस आज तक किस टेररिस्ट घटना में शामिल रहा या कभी भी आरएसएस ने कोई ऐसा देश का नुकसान पहुंचाने का या देश की जनता को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इनफैक्ट आरएसएस हमेशा जब देश मुश्किल में होता है तो अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ तन मन धन से लोगों की सेवा में जुटते हैं। जब आप इस तरह का बयान देते हो तो जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो राहुल गांधी के सपोर्टर्स हैं, उनको भी दूसरे लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस बात को जस्टिफाई करना संभव नहीं है। तो राहुल गांधी जितने भी बयान देते हैं, मैं कहता हूं, जब वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी भारत की खतरे में है विदेश में जाके, तो लोगों को दिखता नहीं है कि यहाँ पर लोग टीवी चैनल पर बैठ के सुबेरे से लेके शाम तक मोदी को गाली देते हैं, सरकार को गाली देते हैं। अगर भारत में फॉसिस्ट गवर्नमेंट होती तो क्या राहुल गांधी ये 3,500 किलोमीटर की यात्रा सफलता से कर पाते?
बिना सरकार की सुरक्षा प्रोवाइड किए क्या ये संभव था कि राहुल गांधी चले जाते? उन्होंने कश्मीर में जाके वहां कश्मीर में यात्रा की और कश्मीर के बारे में उन्होंने बोला कि बहुत वायलेंट स्टेट है, और लेकिन वहां पर जाके वो बर्फ के गोले खेल रहे थे अपनी बहन के साथ। अगर वायलेंट स्टेट है तो उसको किसने ठीक किया? मोदी सरकार ने ठीक किया, मोदी सरकार की पॉलिसीज ने ठीक किया। जो धारा 370 हटाया उसने ठीक किया। और अपने ही बयान को कंट्राडिक्ट करते हुए एक तरफ वो कहते हैं कश्मीर बहुत वायलेंट स्टेट है, और एक तरफ कहते हैं कि जी मैं कश्मीर में जहां भी गया लोग तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए थे। तो मतलब आप कंट्राडिक्ट आपको खुद ही कर रहे हो कि वायलेंट स्टेट भी बोल रहे हो और वहां पे बोल रहे हो कि भाई हर एक हाथ के आदमी के हाथ में तिरंगा झंडा था। अगर तिरंगा झंडा था इसका मतलब तो यही है कि भाई वो लोग पूरे दिल से भारत के साथ हैं, तभी तो उन्होंने तिरंगा झंडा उठाया। अदरवाइज तो वहां के जो लीडर हैं जो कि कांग्रेस राहुल गांधी के साथ में खड़े हुए हैं, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, इनका तो ये कहना था कि कश्मीर अगर से 370 हटा दी जाएगी तो कोई भारत को झंडे को उठाने वाला नहीं बचेगा। कहां गए वो लोग आज जो भारत के झंडे को उठाने वाले लोगों के ना मिलने की बात करते थे? तो ये क्लियरली दिखाता है कि जितना भी राहुल गांधी बोलते हैं वो उनकी पार्टी और उनके खुद के अगेंस्ट में जाता है। जयशंकर के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, चाइना से रिलेटेड के, तो उनको तो पता ही नहीं कि चाइनीज थ्रेट कितना है, उनको तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में आइडिया नहीं है। तो अभिजीत अय्यर मित्रा का मैं एक ट्वीट देख रहा था कल, उसका इंटरव्यू भी था, उसने कहता है ये तो ऐसे ही हो गया कि मैं एपीजे के बारे में बोलूं कि रॉकेट के बारे में वो कुछ नहीं जानता, मैं ही सब कुछ जानता हूं। तो इससे ओवरऑल आपको क्या लगता है, राहुल गांधी बीजेपी के लिए एसेट कितना बड़ा है? सर एक बहुत बड़ा एसेट है। आज की तारीख में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा भारत में मेरे ख्याल से जो कि जय शंकर की तारीफ ना करे। जिस खुले दिल से वो अपने विचारों को सामने रखते हैं और बड़े ही आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बात को प्रोजेक्ट करते हैं और बड़े ही स्ट्रांग विल्ड एंड स्ट्रांग मेरे को पर्सनैलिटी दिखते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई ये कहे कि चाइना के बारे में उसको पता नहीं, जिसने अपना पूरा जीवन विदेश सेवा में व्यक्त किया, मतलब तो, और वो भी कौन कह रहा है? राहुल गांधी, जिसको कि मेरे को अगर पूछा जाए तो भारत की किसी एबीसीडी के बारे में नहीं पता, जिनको एनसीसी क्या होती है भारत में उसके बारे में पता नहीं। आप किसी भी चीज का सवाल पूछ लो, बोले जी मेरे को जानकारी नहीं है, तो ये तो स्पेशलिस्ट बताएंगे। वो व्यक्ति भारत के इस तरह के विदेश मंत्री के बारे में बात करता है तो इससे ज्यादा हंसी की बात और कोई नहीं हो सकती। और इस व्यक्ति को उसकी सही जगह दिखाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात पता नहीं चलती कल कीर्ति, ये जो जितने ब्रिटिशर्स होते हैं, ये बाहर वाले होते हैं, ये इंडिया में ओपोजिशन लीडर और भी तो हैं। मतलब नीतीश कुमार को कोई नहीं बुलाता, लालू को कोई नहीं बुलाता, अरविंद केजरीवाल तो बेचारा इंतजार करते करते रह गया। मतलब ये राहुल गांधी को ही क्यों बुलाते हैं? या फिर मतलब शशि थरूर को तो खैर किसी दूसरे ही कंट्रीब्यूशन के लिए बुलाते हैं, बट आई एम श्योर अगर शशि थरूर बाय द वे जाता एड्रेस करने के लिए, वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर देता। लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, आफ्टर ऑल राहुल गांधी, वो जो ब्रांड नेम गांधी पीछे लगा हुआ है, क्या उसी का फायदा लेने के चक्कर में सारी दुनिया में घूमते रहते हैं? सर अगर आप देखो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चाहे जितनी भी कमजोर हो जाए भारत में, लेकिन केवल एक अकेली पार्टी ऐसी है बीजेपी के अलावा जो कि पूरे भारत में है। अगर आप देखो बाकी सभी पार्टियां जितने भी आज की तारीख में पॉलिटिकल राजनीतिक नेता हैं जो कि पॉलिटिक्स में हैं भारत के, सब एक क्षेत्र के रूप में हैं। आप देखो ममता बनर्जी, बंगाल के अलावा किसी जगह पर उनकी कोई पूछ नहीं है। केजरीवाल अभी जरूर अपने आप को पूरे भारत में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब और दिल्ली में उनकी सरकार है, उन्होंने 2 सीटें गोवा में जीती, उन्होंने 5 सीटें अभी गुजरात में जीती, वो अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में भी कर, तो वो अपने आप को पूरे देश में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार महाराष्ट्र के अलावा कहीं कोई पूछने वाला नहीं, केसी राव तेलंगाना के अलावा कोई पूछने वाला, और नीतीश कुमार को तो बिहार में ही कोई नहीं पूछता, तो बाकी देश की तो बात ही छोड़। तो केवल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बीजेपी और मोदी को चुनौती दे, इसमें कोई 0% भी शक नहीं होना चाहिए किसी को। केवल वो अकेले अपने दम पर ऐसा करने में सक्षम नहीं है, उनको इन सब जो छत्रप दल हैं इनका सपोर्ट चाहिए होगा। इसलिए आप देखो कि विदेश में जो भी फॉरेनर्स में, चाहे वो यूके हो चाहे यूएस हो, अगर किसी पॉलिसी लेवल पे वो भारत के
खिलाफ या भारत को कमजोर करने की कोई कोशिश करते हैं तो वो कांग्रेस को इन्वॉल्व करेंगे। इसके अलावा चारा ही नहीं है उनके पास। ओके, कर्ण कीर्ति शर्मा, थैंक यू सो मच। मतलब मैं आपका असेसमेंट इस तरीके से ले सकता हूं कि राहुल गांधी एक ऐसा असेट है देश के लिए और बीजेपी के लिए खास तौर से, कि उनको all efforts should be made to maintain राहुल गांधी एज लीडर ऑफ कांग्रेस और लीडर ऑफ अपोजिशन। तभी इसमें बीजेपी की भलाई है और शायद उसी तरीके से देश की भलाई है। सो थैंक यू सो मच कर्ण कीर्ति शर्मा, इट हैज बीन रियली ए प्लेजर विद यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। The most interesting observation in the entire video was that Rahul Gandhi is an asset for BJP। और उन्होंने ये जाके लंदन में जो बोला, जिस तरीके से बोला और उसका जो कॉन्टेक्स्ट निकला, उससे ये बात बिल्कुल क्लियरली प्रूव होती है कि दिस जेंटलमैन ही इज नॉट देयर वेयर ही इज सपोज्ड टू बी देयर। ही इज नॉट ए लीडरशिप मटेरियल। जितना भी एफर्ट किया था उसने भारत जोड़ो यात्रा में, वो सब उसने, इट इज ऑल डाउन द ट्रेन, बिकॉज ही जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। आई एम सो सॉरी, बट दिस इज अ फैक्ट एज फार एज द कांग्रेस इज कंसर्न। नॉट ओनली दैट ही इज ए एसेट फॉर कांग्रेस, ही इज ए लायबिलिटी फॉर देम एज वेल। बीजेपी के लिए ही इज एन एसेट ओनली। तो बीजेपी को पूरा एफर्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी कांग्रेस में मोस्ट पावरफुल लीडर की तरह उभरता रहे, कंटिन्यू करता रहे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस नरेशन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।